हेलो दोस्त, आज फिर हाजिर है बायोलॉजी की अगली क्लास के साथ। आरआरबी एग्जाम्स को देखते हुए अब ये क्लास कंटिन्यू किया जा रहा है। आज का हमारा टॉपिक है कोशिका विभाजन। जब कोशिकाएं विभाजित होती है तो वे नई कोशिकाएं बनाती है। जब कोई भी पुरानी कोशिकाएं टूटती है तो उससे नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। एक कोशिका दो कोशिकाओं को बनाने के लिए विभाजित होती है और जैसे ही ये दो कोशिकाएं बनती है ये खुद से फिर विभाजित होकर चार कोशिकाओं का निर्माण करती है। इस प्रक्रिया से ये सेल विभाजन चलते रहता है और इसी प्रक्रिया को सेल विभाजन और सेल प्रजनन भी कहते हैं। वीडियो को बिना पॉज किए हुए देखें, पूरा वीडियो देखें, तभी जाके अच्छा से समझ पाइएगा। स्किप बिल्कुल ना करें, पूरा वीडियो देखें। तो सेल विभाजन यही हो गया। क्या हुआ इसमें, जो एक सेल टूटता है तो उससे दो नए सेल का निर्माण होता है, फिर वो दो नए सेल टूटते हैं तो उससे फिर नए सेल का निर्माण होता है और यही प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। इसे ही सेल विभाजन या सेल प्रजनन कहते हैं। इसमें क्या होता है, पुरानी कोशिका विभाजित होकर नई कोशिकाएं बनाती है। कोशिका विभाजन को सबसे पहले देखा था किसने, बिरचाव महोदय ने 1855 ईस्वी में। कोशिका विभाजन से एक दो ऑब्जेक्टिव अच्छा है। जो कोशिका विभाजन को सबसे पहले किसने देखा, तो बिरचाव महोदय ने देखा 1855 ईस्वी में। उसके बाद आगे है कोशिका विभाजन के प्रकार। ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला असूत्री विभाजन जिसको एमिटोसिस कहा जाता है। दूसरा समसूत्री विभाजन जिसको मिटोसिस कहा जाता है या माइटोसिस कहा जाता है। और तीसरा अर्धसूत्री विभाजन जिसको मियोसिस कहा जाता है। एमिटोसिस, माइटोसिस और मियोसिस, असूत्री, समसूत्री और अर्धसूत्री। से पहला है असूत्री विभाजन। यह विभाजन अविकसित कोशिकाओं में होता है, जैसे जीवाणु, नीलहरित शैवाल, यीस्ट, अमीबा तथा प्रोटोजोआ आदि। इन सभी में अविकसित कोशिकाएं होती है और इसी सब में असूत्री विभाजन होता है। इसमें सबसे पहले कोशिका का केंद्रक टूटता है। सबसे पहले कोशिका का केंद्रक विभाजित होता है और उसके बाद कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है। पहले केंद्रक का विभाजन, उसके बाद कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है। उसके बाद अगला है समसूत्री विभाजन, माइटोसिस। इस विभाजन को कायिक कोशिका विभाजन भी कहा जाता है। यह विभाजन कायिक कोशिका में होता है। समसूत्री विभाजन के बाद कोशिका का विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन के बाद कोशिका का विभाजन होता है, लेकिन गुणसूत्रों की संख्या समान बनी रहती है। समसूत्री विभाजन होने के बाद जो पुरानी कोशिका होती है उसमें जितना गुणसूत्र होता है उससे उतना ही गुणसूत्र जो नई कोशिका बनती है उसमें भी गुणसूत्र की संख्या बराबर बनी रहती है। आगे है जंतु कोशिका में समसूत्री विभाजन को सबसे पहले वाल्थर फ्लेमिंग महोदय ने 1879 ईस्वी में देखा था। जंतु कोशिका में समसूत्री विभाजन सबसे पहले किसने देखा, तो वाल्थर फ्लेमिंग साहब ने 1879 में देखा। फ्लेमिंग साहब ने ही इसे समसूत्री या माइटोसिस नाम दिया। माइटोसिस नाम किसने दिया, तो फ्लेमिंग साहब ने ही। कब, 1882 में। लेकिन सबसे पहले देखा 1879 में और माइटोसिस नाम दिया 1882 ईस्वी में। समसूत्री विभाजन के प्रकार, जैसे इसके 5 प्रकार है। सबसे पहली चरण या पहली अवस्था प्रोफेज। सबसे पहली अवस्था प्रोफेज होती है। उसके बाद आता है दूसरा चरण, दूसरी अवस्था, उसको बोलते हैं मेटाफेज। तीसरी अवस्था एनाफेज, यह इंपॉर्टेंट है, एनाफेज। चौथी अवस्था है टेलोफेज और अंतिम चरण या अंतिम अवस्था कहलाती है साइटोकाइनेसिस। समसूत्री विभाजन इन्हीं 5 चरणों में संपन्न होती है। फिर से देख लीजिए, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज और साइटोकाइनेसिस। यह अंतिम अवस्था है साइटोकाइनेसिस। और अच्छा से समझते हैं। समसूत्री विभाजन के बाद एक पेरेंटल सेल जो पुरानी सेल होती है, एक पेरेंटल सेल से 2 डॉटर सेल, मतलब एक सेल से 2 सेल का निर्माण होता है। प्रत्येक डॉटर सेल में गुणसूत्र की संख्या पेरेंटल सेल के बराबर होती है। प्रत्येक डॉटर सेल में गुणसूत्र की संख्या पेरेंटल या पेरेंट सेल के बराबर होती है। मतलब जो नई कोशिका बनती है वो पुरानी कोशिका जितनी ही, मतलब पुरानी कोशिका में जितना गुणसूत्र होता है उतना ही गुणसूत्र डॉटर सेल, मतलब नई जो कोशिका बनती है उसमें गुणसूत्र की संख्या दोनों में, पुरानी वाली और नई वाली में बराबर होती है। उसके बाद है समसूत्री विभाजन का तीसरा चरण
इम्पोर्टेंट है, यह एनाफेज होता है जो सबसे छोटी होती है। तीसरा चरण देख चुके हैं पीछे, एनाफेज यह सबसे छोटी होती है जो केवल 2 से 3 मिनट में ही खत्म हो जाती है या समाप्त हो जाती है। 2 से 3 मिनट में कौन सी एग्जाम में पूछता है, जो समसूत्री विभाजन का तीसरा चरण, सबसे छोटी चरण कौन सी होती है, तो तीसरा चरण या सबसे छोटी जो चरण होती है उसका नाम क्या है, तो एनाफेज होता है जो 2 से 3 मिनट में खत्म हो जाती है। अब कुछ वन लाइनर है, इसको भी देख लेते हैं। तो पहला है, स्तनधारियों की कोशिकाओं की औसत कोशिका, स्तनधारी जो होता है जैसे मनुष्य भी एक स्तनधारी है, तो स्तनधारियों की कोशिकाओं की औसत कोशिका चक्र अवधि 24 घंटे की होती है। स्तनधारियों की कोशिकाओं की औसत कोशिका चक्र अवधि 24 घंटे की होती है। मनुष्यों में होने वाले आनुवांशिक लिंग संलग्न रोग कौन कौन है, तो रक्त वर्णांधता, हीमोफीलिया और भी है, लेकिन रक्त वर्णांधता और हीमोफीलिया प्रमुख है जो कि लिंग संलग्न रोग है, जो दादा से पिता में और पिता से पुत्र में होता है और पुत्र से आगे भी आने वाली पीढ़ी में होता है, उसे ही बोलते हैं लिंग संलग्न रोग। जैसे रक्त वर्णांधता, इसको इंग्लिश में कलर ब्लाइंडनेस बोलते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें लाल और हरा दोनों में अंतर ही स्पष्ट नहीं हो पाता है। जो भी मनुष्य इस रोग से ग्रसित होते हैं उनको लाल और हरा रंग पहचानने में बहुत ही कठिनाई होती है। उसके बाद हीमोफीलिया, इसमें रक्त का थक्का नहीं बनता है। उसके बाद है अगला, लिंग संलग्न गुण स्त्रियों की अपेक्षा पुरुषों में अधिक होती है। यह गुण जो है, यह बीमारी जो होती है स्त्री में कम होती है, पुरुषों में अधिक होती है। चौथा है, मनुष्य में 23 जोड़ी गुणसूत्र अर्थात 46 गुणसूत्र, 46 गुणसूत्र होते हैं। 23 जोड़ी अर्थात 46 गुणसूत्र होते हैं, जिसमें 22 जोड़ी गुणसूत्र जो होते हैं वह नर और मादा दोनों में बराबर होते हैं। 44 गुणसूत्र नर और मादा में बराबर होते हैं और जिन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें ऑटोसोम्स कहा जाता है। नर और मादा में जो 44 गुणसूत्र होते हैं, 22 जोड़ी गुणसूत्र जो बराबर होते हैं वो ऑटोसोम कहलाता है, तथा 23वीं जोड़ी गुणसूत्र जिसको लैंगिक गुणसूत्र बोलते हैं, 23वीं जोड़ी गुणसूत्र स्त्री और पुरुष दोनों में समान नहीं होते हैं। जैसे पुरुष में XX और पुरुष में XY और महिला में XX होता है, तो 23वीं जोड़ी गुणसूत्र जो होता है वो स्त्री और पुरुष में समान नहीं होते हैं, जिन्हें हेट्रोसोम कहा जाता है। जो 22 जोड़ी बराबर होती है नर और मादा दोनों में, स्त्री और पुरुष दोनों में, उन्हें ऑटोसोम कहा जाता है। और 23वीं जो लैंगिक गुणसूत्र होते हैं उसको हेट्रोसोम्स कहा जाता है। 22 जोड़ी को ऑटोसोम्स कहा जाता है। उसके बाद अगला है, ब्रायोफाइटा समुदाय के पौधे मृदा अपरदन रोकने में सहायक होते हैं। इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। उसके बाद अगला है, गैसीय रूप में पाया जाने वाला एकमात्र हार्मोन कौन सा हार्मोन है जो गैसीय रूप में पाया जाता है, तो वो एथिलीन हार्मोन है। उसके बाद है फ्लावरिंग हार्मोन, फूल खिलाने वाला हार्मोन कौन सा है, तो फ्लोरिजेंस, यह फूल खिलाने वाला हार्मोन है, इसे फ्लोरिंग हार्मोन्स कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्यों के लार में क्या पाया जाता है, टाइलिन और एमाइलेज पाया जाता है, ये देख चुके हैं पीछे। अब मनुष्य के मुख में 3 जोड़ी मतलब 6 लार ग्रंथियाँ होती है। तो मनुष्यों के लार में 99% पानी और 1% एंजाइम पाया जाता है। उसके बाद है ATP, हमारे इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है ATP। इसका फुल फॉर्म एग्जाम में बहुत ही पूछा जाता है, ATP। तो ATP होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, और यहीं पे ADP अगर आता तो एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट। दोनों में बस डाई और ट्राई का अंतर है। ATP एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट और ADP एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट। तो आज के क्लास में, आज के वीडियो में हम देखें कोशिका विभाजन के बारे में जानकारी, जिसमें हम असूत्री विभाजन और समसूत्री विभाजन माइटोसिस देख लिए है। अर्धसूत्री विभाजन मियोसिस जो है वो अगली क्लास में देखेंगे। तो अगर आज का ये वीडियो, ये क्लास अगर अच्छा लगा तो आप लोग चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि सब्सक्राइबर अगर बढ़ते हैं, व्यूज अगर अच्छे रहते हैं तो हमको वीडियो बनाने में बहुत अच्छा मज़ा आता है, क्योंकि हम भी ड्यूटी करके आते हैं तो हमको भी वीडियो बनाने में, जब व्यूज, सब्सक्राइबर की संख्या अगर परिवार बढ़ रहा है तो हमको भी अच्छा लगता है। इसलिए अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जितना से जितना हो सके शेयर कीजिए, तभी हमको भी वीडियो बनाने में मज़ा आएगा।
थैंक यू।